नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि हमारी अदालतें कितनी जेंडर सेंसिटिव हैं। और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से एक ऐसा फैसला जमानत को लेकर दिया गया जिसके बाद अदालतों के जेंडर सेंसिटिव होने के सवाल पर चर्चाएं शुरू हो गई और बहस तेज हो गई। और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी अदालतों को क्या इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उस सिस्टम को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है जहां पर हमारे माननीय जज और अदालतें ज़्यादा सेंसिटिव हों महिलाओं के प्रति, और जब महिलाओं के मसले पर कोर्ट में केसेस सामने आते हैं। समझेंगे अपने आज खास कार्यक्रम में कि मौजूदा दौर में इस सवाल को उठाने और इस पर चर्चा की जरूरत क्यों पड़ रही है और जो कानूनी पहलू हैं वो क्या कहते हैं। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब महिलाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होने की बातें कहीं अदालतों से या निचली अदालतों से, उसके बावजूद इसमें कितना फ़र्क आया है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्र जी हैं, फॉर्मर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान अनीश कुमार गुप्ता जी हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल, हरियाणा गवर्नमेंट में हैं। आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ तालिश रे हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तालिश, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं सतीश सर आपसे करना चाहूँगा कि चाहे वो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को देखें या इससे पहले मैं कहूँ कि एक साल भी नहीं गुजरा एक कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से भी कुछ इसी तरह का फैसला आया था जब महिला के मसले पर, क्या हमारी जो लोअर कोर्ट हैं ख़ास तौर पर वो उतनी सेंसिटिव हैं जिसकी हम उम्मीद या जिसकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है, वो नज़र आती हैं? सचिन साहब, इस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो अपराधी था उसको ये कहा था कि लड़की के घर यानी विक्टिम के घर जाकर के वो राखी बंधवाए रक्षाबंधन के दिन। दिस वाज द कंडीशन फॉर ग्रांटिंग द बेल। उसको बेल देने के लिए कंडीशन थी। उससे पहले हमें समझना होगा कि ये पनिशमेंट थ्योरी है क्या और ये कैसे काम करती है। हमारे संविधान में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सभी के संविधान में तीन प्रोविजन दिए गए हैं, तीन विंग्स बनाई गई हैं, एग्जीक्यूटिव और उसके बाद लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तीन विंग्स बनाई गई हैं जहां पर एक डिवीजन किया गया है वर्क का। चौथी यूनिट हम कहते हैं आजकल जो प्रेस है वो इंडिपेंडेंट है, बट दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो इन तीनों के अंदर क्या क्या है, उनके काम दिए गए हैं कि लॉ को इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है और लॉ को बनाना जो है लेजिस्लेटिव का काम है। जुडिशरी को उसको इंप्लीमेंट करना और ये देखना है कि जस्टिस जो हो रहा है वो उस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो पनिशमेंट आप बता रहे हैं ये दिया गया है, ये लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है। लेजिस्लेटिव ने कहीं नहीं दिया था कि इसको राखी बंधवाई जाए, इस तरह को कभी पनिशमेंट बना जाए, दिया जाए इसको। तो जो जुडिशरी है वो उसका काम लॉ मेकिंग का नहीं है। उसके सिर्फ एक आध एक्सेप्शन है, उस पर मैं आता हूं क्यों है क्या नहीं है। तो जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको केस को डिसाइड करे और जस्टिस को प्रोवाइड करे। दिस इज द थिंग। जो इसके अंदर जो है पनिशमेंट जो थ्योरी दी गई है या जो भी इसके अंदर दिया गया है वो जजमेंट लॉ से ही दिया गया है। जजमेंट लॉ है क्या? पहला काम तो लेजिस्लेटिव का है लॉ बनाने का, जज का तो काम नहीं है लॉ बनाने का। लेकिन फिर भी जो जजमेंट लॉ है वो दिया गया है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दिया गया है, जैसे कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं उनको जो है जजमेंट लॉ दिया गया इन वेरी एक्सेप्शनल केसेस। और वो भी फिल इन द ब्लैंक। अगर कहीं कोई खाली है या कहीं कोई उसको हार्मोनी करनी है तो उसको वो इंटरप्रेट करके उसको बना करके उसके अंदर दे सकते हैं। इसके अंदर जो है अब फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 141 वो सुप्रीम कोर्ट को देता है पावर और उसमें वो कहता है कि वो एक्सेप्शनली पास करेगा टू अल्टर द लॉ इन कोर्स ऑफ इट्स फंक्शन एंड ब्रिंग द लॉ इन हार्मोनी विद सोशल चेंजेस। ये उसका 141 का कंसेप्ट दिया गया है कि ये उसके अंदर लॉ बनाएगा और वो भी हार्मोनी के साथ। जो ऑब्जेक्ट है हमारे लॉ का, जो एक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया है, सोशल नीड है, उसके हार्मोनी मेंटेन करते हुए वो लॉ बना सकता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। 142 के अंदर आर्टिकल के अंदर उसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को पावर टू पास एन ऑर्डर और डिक्री विच इज नेसेसरी टू डू द कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस द एंड लॉजिकल कंक्लूजन टू द प्रॉब्लम, वो उसके अंदर उसको दिया गया है और लॉजिकल कंक्लूजन आना है। बट इट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर विच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ।
या तो वो लॉ के प्रोविजन को सेपरेटली अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करे कि भाई ये लॉ जो है ये अगेंस्ट है, ये नहीं हो सकता। अगर वो उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द प्रोविजन ही उनको जजमेंट देना है, उसके अगेंस्ट नहीं दे सकते। या तो लॉ को डिक्लेयर कर दें उसके अंदर, और जो उसके अंदर है बट कैन नॉट पास बाईपास द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था, एक भारत सेवा संघ का केस था वर्सेस यूपी इलेक्ट्रिसिटी, हाँ 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रेशो इस पर लाई करेगी, जहां लॉ का क्लियर प्रोविजन है वहां करेंगे। अब प्रॉब्लम आती है जो आप कह रहे हैं पनिशमेंट की, जो पनिशमेंट दिया गया है उसको विक्टिम को के घर भेजने का, ऑफेंडर को, तो उसके अंदर जो है पनिशमेंट की कई थ्योरी हैं जो हम लागू करते हैं और कई जगह मानते हैं। जैसे डिटरेंट पनिशमेंट है, आंख के लिए आंख ले लो, दांत के लिए दांत ले लो। रिफॉर्मेटरी थ्योरी है कि उसको रिफॉर्म कर दो, सर्कमस्टांसेस हैं। और जो है एक्सपाइटरी थ्योरी है जिसके अंदर आदमी फॉरगिव एंड फॉरगेट, सॉरी बोल दिया बात खत्म होगी। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बहुत सारी थ्योरी है जो कि वो कभी अदर से भी डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के अंदर, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो हम करते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी। और प्रिवेंटिव थ्योरी का जो पर्पस है वो ये है कि क्राइम दोबारा ना हो, उसको रिपीट ना किया जाए, दूसरों के लिए पता लग जाए कि भाई ये जो अगर आपने क्राइम किया तो इसको जो पनिशमेंट मिला है वो आपको भी मिल सकता है। ओके। तो प्रिवेंटिव थ्योरी का यही है कि इसके अंदर जो है वेरियस थ्योरी के बाद फियर ऑफ पनिशमेंट रहना चाहिए, अनलॉफुल एक्ट जो ऑफेंस है नॉट टू बी रिपीटेड, ये इसका हमारा पनिशमेंट का प्रोविजन रहता है। और पनिशमेंट की जो थ्योरी है वो यही कहलाती है। ऑब्जेक्ट क्या है, इस क्राइम को प्रिवेंट करना है ताकि फ्यूचर में ना हो, और सोसाइटी को प्रोटेक्शन देना है इस क्राइम के अगेंस्ट। ये इसके बेसिक कंसेप्ट है थ्योरी के लिए। अच्छा, ये जो है थ्रू आउट द कंट्री चलता है और इसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एक टर्म आती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो पूरे कंट्री के अंदर चलता है। और ये जो है प्राइम फंक्शन है स्टेट का कि एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस चले, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ चले, अकॉर्डिंग टू रूल चले। अब सवाल आता है इस थ्योरी का जो आज आपने प्रॉब्लम रखी है, थ्योरी के साथ साथ इस प्रॉब्लम को देखना है कि ये कहां तक है। ये जो पनिशमेंट दिया गया है या जो कंडीशन लगाई गई है लॉ में कहीं भी प्रेस्क्राइब नहीं है, और लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं है तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल हो गया और डिबेट का इश्यू हो गया आज। परहैप्स जो जज था उसने रिफॉर्मेटरी थ्योरी अपनाई होगी जो कि हमारे यहाँ चलती नहीं है आजकल, प्रिवेंटिव थ्योरी है। उसने कहा होगा इसको रिफॉर्म कर दो भाई, चलो तुम माफी मांग लो या जो है राखी बंधवा लो या जो ये करना है टाई अप जो है इसको सिस्टर बना लो सो कॉल्ड, और आपका ये हो जाए। बट दैट इज अगेंस्ट द लॉ, हमें तो लॉ को देखना है। तो ये जो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा सा अच्छा आजकल जेंडर बायस काफी चलता है, और जेंडर के लिए फीमेल के लिए तो आजकल काफी क्राई एंड ह्यूज एंड क्राई चल रही है, तो वैसे भी वैसा है। तो उन्होंने कहा इसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए कोर्ट को कि लेडीज के मामले में ज्यादा रिफॉर्मेटिव थ्योरी ना लगाओ, वो प्रिवेंटिव थ्योरी करो और जो लॉ है वही करो। जो हमारे यहाँ सिंगापुर के अंदर जो जजेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे बेल ग्रांट करने के लिए कि जमानत किन किन आधार पर दी जा सकती है, तो उन्हीं को फॉलो कर लो आप, जिसका कि भारत जो था सिग्नेटरी भी था और पार्टिसिपेंट भी था उसके अंदर, तो उनको फॉलो करते हुए करो। तो ये जो है जो कंडीशन लगाई गई है वो तो वैलिड नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अल्ट्रा वायरस है, लेकिन वो वैलिड नहीं है। वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का शायद पार्ट था जिसमें लिबरल एप्टीट्यूड लिया गया था, जिसने जो है लिबरल अप्रोच ली गई थी और उसको जो है कंडीशन दिया कि शायद सुधर जाएगा, चलो भाई इसको वहां भेज देते हैं। बट क्या होगा, उससे क्राइम रुकेगा क्या? नहीं। मैं इसके एक और पहलू पे आता हूं, मैं सर एक और इसके पहलू पे आना चाह रहा हूं। अनीश जी, जैसे कि कहा जस्टिस सतीश जी ने, रिफॉर्मेटिव थ्योरी अगर हमारी अदालतें अपना रही हैं, लेकिन वो थ्योरी जस्टिस ऑफ लॉ और जो एक्ट है उसके विपरीत नहीं हो सकती है। एक्ट जो है उसकी जो मूल भावना है और जो उसमें गाइडलाइंस हैं उसके विपरीत नहीं जा सकता है अदालत का कोई फैसला या अदालत की ऐसी गाइडलाइंस, चाहे वो किसी भी भाषा या शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम करें। और इसको किस तरीके से इस सीमा रेखा को या इस लाइन को कई बार अदालतें, जो लोअर अदालतें हैं, वो क्रॉस करती हुई नजर आती हैं। ऐसा है कविंद्र जी, और जैसा सतीश जी ने भी बताया, ये बिल्कुल सही बात है कि जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, ये इन प्रिंसिपल यही होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको सुधार की जरूरत पड़ती है। और अभी जो एक ये मामला प्रेजेंट मामला है जिसमें सिर्फ जमानत दी गई है, और जमानत देना और नहीं देना ये विवेकाधिकार होता है जज का, ठीक है। इसमें अभी उसके एक्ट को पार्डन नहीं किया गया है, ट्रायल अभी भी चलेगा, अभी उसका ट्रायल अभी भी बाकी है, तो उसका पार्डन नहीं हुआ है कि उसकी सजा खत्म हो गई। ये सजा नहीं है, ये तो एक
बीच का एक रास्ता निकाला है कि हो सकता है इसके माध्यम से जो प्रिवेंटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी दोनों को एप्लीकेशन होगा, और प्रिवेंटिव थ्योरी के थ्रू जो उसको बाद में पनिशमेंट जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, वो उसका एक पार्ट होगा, ठीक है। और लेकिन जस्टिस अभी तो केवल जमानत देने की बात थी, तो जमानत देने के लिए जो इन्होंने किया है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा गलत है ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा जो सवाल आपने किया कि भाई महिलाओं के प्रति नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ सर, लेकिन जो अनीश जी आप करें कि गलत नहीं है आपके नजरिए से, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर एक्ट खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण या फिर जो बलात्कार को लेकर जो कानून सरकार ने तय किए हैं, जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं, अगर उसमें आरोपी को पीड़िता से दूर रखने की बात की गई हो और ऐसे में जमानत का आधार ही बना दिया जाए कि उसके घर जाकर राखी बांधे, तो क्या ये एक्ट की भावना और उसके नियम के विपरीत नहीं जाता? नहीं, यहाँ पर आप अगर इस नजरिए से देखते हैं तो यहाँ तक आपकी कुछ हद तक बात सही है, लेकिन फिर भी ये जज का डिस्क्रिशन है और उसने रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अप्रोच लेके किया है, जो जैसा सतीश जी ने बताया कि नॉर्मली प्रैक्टिस में नहीं है। प्रिवेंटिव थ्योरी हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है, और जो स्ट्रिक्टली अगर कानून के हिसाब से जाएंगे तो वो गलत है, उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए था। तालेश, आपकी नज़र से, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर और जिस तरीके से हम देखते हैं कि नंबर्स बढ़ते हैं या फिर जो रिकॉर्ड हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, चाहे वो केसेस के फाइनल लेवल तक पहुंचने का मसला हो या उनको अंजाम तक ले जाने की बात हो, क्या ये जो अप्रोच है, यही अप्रोच एक बड़ा हर्डल नज़र आता है जब एक्ट की भावनाओं के खिलाफ जाकर या उसके विपरीत जो है वो रिफॉर्मेटिव एक्शन कहें या कोई भी एक हम थ्योरी उसको नाम दे दें, उसके तहत हमारे लोअर कोर्ट आगे बढ़ते हैं कुछ केसेस में? मैं कह रहा हूँ सारे ऐसे नहीं है, कुछ केसेस हैं। जी, तो ऐसा है, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। एक तो ये है कि हम लोगों ने सबने ये एस्टेब्लिश किया है कि ये लॉ के अगेंस्ट है, और ये लॉ के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि ये माना गया है कि अपराध की गंभीरता जो है वो कम की जाती है जब इस तरह से पीड़ित के सामने अपराधी आता है, और ये बार बार कहा गया है कि जो पीड़ित है इससे उसको अपराधी के सामने ले आना भी दिक्कत का काम है। तो सबसे पहले तो वो है, सिंगापुर में जो कॉन्फ्रेंस हुई वो सब मैं मानती हूँ, लेकिन ये कि ये रिफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ जस्टिस का है, उस पे मुझे थोड़ा सा शुभा इसलिए है क्योंकि किसका रिफॉर्म हो रहा है, और ये पितृसत्ता वाली सोच है। क्योंकि इस सोच के अधिकार चलते हुए हम ये सोचते हैं कि अगर वो एक महिला उसकी बहन बन गई, उसकी माँ बन गई, उसकी बेटी बन गई, तभी उसका क्या कहते हैं, उसके प्रति जो है जो अपराधी है वो उसकी इज्जत करेगा। उसका तो नजरिया इज्जत बदलेगा। जो है, अगर हम अपने संविधान में देखें, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल देखें, इक्वालिटी देखें, तो वो हमारे संविधान में, नियम में, अधिनियम में, सब में लगी हुई है। तो कचहरी अगर इस बात पे गौर करे और जजेस अगर इस बात पे गौर करें कि जितना लॉ है उतना फॉलो किया जाए, उसके अलावा जब वो रिफॉर्म की भी बात कर रहे हैं तो दैट हैज टू बी द रिफॉर्मेटिव जस्टिस। वो जो है हमारे संविधान के जितने भी दायरे हैं उसके अंदर में रखा जाएगा, और उसका सबसे बड़ा दायरा ये है कि आप इक्वालिटी के साथ ट्रीट करते हो और रिस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल हैज टू बी अपहेल्ड। तो ये कहना कि जब वो राखी बांध देता है तो उसमें रिफॉर्म हो जाता है, तो वो सबसे बड़ी पितृसत्ता की जो धारणा है उसकी वजह से कभी कभी हमारे लोअर कोर्ट्स फेल कर जाते हैं। सो सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं उसमें आपको जजेस की एक जो मेंटालिटी है उसमें लाना है सुधार, और इसीलिए हमारे रिस्पेक्टेड माननीय जी ने भी ये कहा कि भी इनका जो है, आपका जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेंसिटिविटी पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बार बार आया है। अगर आप देखें जस्टिस वर्मा कमेटी में भी ये कहा गया था कि ये जरूरी है, ये संवेदनशीलता की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसके पहले भी कहा गया, हर एक जो जजमेंट आता है महिलाओं के प्रति उसमें ये कहा जाता है और ये बार बार दर्शाया जा रहा है। लेकिन हाँ, हमको ये भी मानना पड़ेगा कि जो हमारे जजेस हैं, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो एक हमारे सोशल जो मिलियू है उससे उभर करके निकल के आते हैं, तो उसमें एक रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन जुडिशरी जो है एक पेडेस्टल पे हमेशा रखी गई है एज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ द स्टेट, और उस पेडेस्टल को उनको
अपना निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो उनके लिए दैट शुड बी द थिंग दैट शुड बी हेल्ड सुप्रीम। और ये Right. कहना कि अगर ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम में आने लगेगा तो उसमें रिफॉर्मेटिव में भी फिर देखना पड़ेगा कि कहां से ये सोच आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो इसकी कोई भी किसी धारणा से भी ये जो डिसीजन है कि जो अपराधी है वो जाकर के राखी बांधेगा या माफी मांगेगा, ये सब नहीं होगा, क्योंकि आगे उसपे कोई उसमें ना रिफॉर्म होगा ना प्रिवेंशन होगा। और सिर्फ ये कहना कि अगर ये बेल पे आ रहा है तो हाँ, जरूरी बात ये है कि बेल की बात है, लेकिन एक बार जब बेल पे आ जाता है तो हमको भी पता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कितना टाइम लगता है। तो ये तो सिर्फ इसको बोलेंगे चिलिंग इफेक्ट हो जाता है कि अगली बार कोई महिला अगर छेड़खानी की होगी तो चिलिंग इफेक्ट में वो जाएगी नहीं, क्योंकि वो कहेगी अच्छा कोई बात नहीं, कोर्ट तो हम इनको जो है जब बेल देंगे तो अपराधी को बोलेंगे राखी बांध दीजिए, जी नहीं बंधवानी राखी। तो इसमें एक चिलिंग इफेक्ट आता है फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम। तो इसीलिए जो है जब ये सब मद्देनजर रख करके जब सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला है इस मामले में, तो आई वुड वेलकम दिस मूव। ओके सतीश सर, 2 पॉइंट। एक तो ये कि जो जी तालिशी जो कह रही, मैं उस पर रिएक्शन चाहूँगा आपका, और दूसरा कि जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में एजी साहब ने कहा कि खासतौर पर जब जमानत का मसला आ रहा है, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट में इस तरह के मसले बहुत कम हैं और या अब तक हमारे सामने उस तरीके से नहीं आते हैं, लेकिन जमानत को लेकर कई सारे लोअर कोर्ट के फैसले इस तरीके से नजर आते हैं। वहां पर एक पॉइंट कहा गया कि कोर्ट मस्ट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ विद द आर्टिकल 437 सेक्शन सीआरपीसी एंड 438। क्या आपको लगता है कि जो जमानत को लेकर गाइडलाइंस है जिसकी बात हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के साथ साथ? देखिए, जमानत देने का जो एक बेसिक उद्देश्य ये होता है कि ये अपराधी कहीं भागेगा नहीं, इसलिए उसका पासपोर्ट रखवा लेते हैं, उससे सिक्योरिटी बॉन्ड भरवा लेते हैं, उससे और कंडीशन रख देते हैं कि शहर के बाहर नहीं जाएगा, दोबारा क्राइम नहीं करेगा, या तड़ी पार कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो उससे रिलेटेड होती हैं। लेकिन राखी बंधवाना वगैरह ये तो उसकी कोई कंडीशन बनती नहीं है कि बेल उसको ग्रांट किया जाए। रिसेंटली हमारे समाज के अंदर महिलाओं के लिए जो है बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए जो हैबिचुअल ऑफेंडर है वो कभी सुधरेंगे भी नहीं। और अच्छा, राखी बंधवाने के बाद क्या गारंटी है कि वो उसको बहन का ही प्यार देगा? वो फिर दोबारा से अटेम्प्ट भी तो कर सकता है, या किसी और पे भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये जो कंडीशन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द बेल। कंडीशन जो ग्रांटेड की गई है उससे नहीं रिलेटेड करता है। मैं मैडम से एग्री करता हूं कि रिफॉर्मेटरी थ्योरी के बाद भी जो है, अगर ये जो कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, थ्योरी है, अपनी अपनी चलती हैं। और दूसरा ये है, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर टाइम बहुत लगता है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बता रहा हूं, जब मैंने वहां छोड़ा था तो 75 के अपीलें चल रही थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, 75 की जहां की 10 लाख के करीब पेंडेंसी है और 75 की अपील चल रही है और वो बेल पे चला गया, तो चाहेगा उसकी फाइल ही मिस हो जाए, कभी आई नहीं, वो तो बेल पे चल रहा है। तो ये जो बेल की कंडीशन है वो उससे होना चाहिए जो अपराधी से रिलेटेड है, उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, भाग के ना जाए, वो तड़ी पार ना हो जाए, दोबारा से ऑफेंस ना कर सके, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। ये सारी कंडीशन है जो क्राइम से रिलेटेड है। लेकिन ये तो राखी बंधवाना तो कहीं आता ही नहीं है। और मैंने जैसे बार बार कहा है कि हैबिचुअल ऑफेंडर तो आएंगे ही नहीं। अच्छा, जहां तक है कोर्ट का सवाल, लोअर कोर्ट को तो पावर ही नहीं है कि इंटरप्रेट कर सके लॉ को। वहां तो जो लिखा है एबीसीडी, वो एबीसीडी पढ़नी है और एबीसीडी अप्लाई करनी है। रिट के अंदर जो है जी जी, हाई कोर्ट जो है थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तो अनलिमिटेड पावर है, मैंने बताया 141 142 के अंदर तो जो है, तो जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशियली डिसिप्लिन है, उसके तो ये अगेंस्ट ही था। तो इसलिए ऐसी तभी अब सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा और उसमें कहना पड़ा कि भाई जो अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति या जो जेंडर बायस हो रहा है, डे बाय डे अगर आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो हर कोई अपराधी कहेगा चलो भाई पकड़े गए तो राखी बंधवा लेंगे, बात खत्म होगी। तो ऐसे में लेकिन वो सतीश दोबारा सर, क्राइम करेगा। रास्ता है क्या? क्योंकि लोअर कोर्ट में ऐसे एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा हैं और उस वक्त में हैं जब देश की चिंता सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। हमारी संसद, हमारे माननीय उसको लेकर कड़े कानून बना रहे हैं और जनता की एक बड़ी मांग कि और ज्यादा कड़े कानून हो, और जो रेट है, मैं कहूं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो कोर्ट में मामले हैं उसको भी रेशियो बदला जाए या उसको बढ़ाया जाए। देखिए, जहां तक है क्राइम का सवाल, ये तो कोई गारंटी नहीं है कि एक को पनिशमेंट दे दिया कि दोबारा क्राइम नहीं होगा। निर्भया का केस हुआ है, फिर उसके बाद फरीदाबाद का केस हुआ है, और काफी केस होते रहेंगे, होते रहे हैं और होते चलते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है मेरे विचार से वो है डिले इन जस्टिस। उसके अंदर केसेस इतने ज्यादा खिंच जाते हैं 20-20 साल, 25-25 साल कि कुछ पता ही नहीं लगता क्या है क्या नहीं। मैंने बताया कि 75 का केस था, जब मैं छोड़ा था तो उसने जब क्राइम करा होगा तो कितने साल का रहा होगा? 30 साल का, और आते आते 75 आ गया। अब वो जो है उसका एज हो गई होगी 55, और अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो 70-80 साल तो वैसे ही हो जाएंगे उसको। तो ये तो कोई बात नहीं बनती ना। एक वो कहावत भी है कि भाई, जज ने पूछा कि अगर तुम यंग होते तो मैं तुम्हें कम पनिशमेंट देता। कहता है जब क्राइम करा था तो यंग ही था, अभी तो बूढ़ा हुआ हूं।
जस्टिस लेते लेते। तो ये इसका अंदर जो डिले है वो मेन कॉज मेरे विचार से है। और उसके अंदर जो है अगर लॉ का इंप्लीमेंट हम बहुत स्ट्रिक्टली करेंगे तो डिटेरेंट होगा, दूसरों को सबक मिलेगा, समाज को सबक मिलेगा कि भाई अगर आपने किया तो ये होगा इसके साथ, और उससे सोसाइटी भी प्रिवेंट होगी और प्रोटेक्ट होगी क्राइम से। लेकिन सर, जो इस तरह के केसेस भले ही साल में एक दो हमारी चर्चा में आते हों, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो मामला आया, इससे पहले एक कोलकाता का मामला था, तो सवाल ये कि इनको रोकने की तरफ कदम क्या है? क्या सिर्फ यही एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार उसमें एक बंदिश लगाए, सुप्रीम कोर्ट उनको चेताए, उनको समझाए, या कुछ और? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो 141 और 142 में बाइंडिंग है थ्रू आउट इंडिया, जुडिशियल डिसिप्लिन है। जो भी वो कहता है, वो एक कहावत भी है कि सलाइवा ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो जो उन्होंने कह दिया वो तो लॉ ऑफ द लैंड है ही है, एक बार कहो या 10 बार कहो। अच्छा, दूसरा जो है जजेस हैं, अगर उन्होंने वायलेट नहीं कर दिया या नहीं मानते उस चीज को, हाई कोर्ट जज के तो खिलाफ कुछ होगा नहीं, बचा लोअर कोर्ट का, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आप चला सकते हो ज्यादा, एंड दैट विल टेक टाइम। तो ये तो हर जज को अपने आप ही सोचना चाहिए। तभी उन्होंने कहा है, जैसे मैडम ने कहा था कि भाई उनको ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाए। वर्मा कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा और उन्होंने भी कहा कि ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाए। नेशनल जुडिशियल एकेडमी हमारी है, उसके अंदर कोर्सेज होते हैं, स्टेट के अंदर एकेडमी है, जुडिशियल एकेडमी है, उसके अंदर होती है, तो वहां इसका पार्ट बनाया जाए कि भैया लॉ को फॉलो करो आप स्ट्रिक्टली, जो लॉ है उसमें अपना दिमाग ज्यादा ना लगाओ, ज्यादा समाज को ना सुधारो, आप अपना पनिशमेंट दो, काम खत्म करो। वो जो ज्यादा सुपरलेटिव आ जाते हैं या सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कोक्काडूमा कोर्ट में एक लड़की ने बयान में कह दिया कि भाई इसको मैं माफ कर दिया, बात खत्म हो गया। उन्होंने कहा माफ तो तुम कर दोगे तो क्या पनिशमेंट खत्म हो जाएगा? तो उसको कहा कि इसके सिर के ऊपर चप्पल लगाओ और पूरे कोर्ट का चक्कर लगवाओ इससे क्रिमिनल का। तो दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनीवेयर। वो तो कहीं प्रेस्क्राइब ही नहीं है ऐसा पनिशमेंट। बिल्कुल। अनीश जी, जो बात सतीश सर कह रहे हैं, उसको अगर थोड़ा समय और बड़ी तस्वीर के सहारे समझना चाहूँ या इम्प्लीमेंट करने की तरफ, पहला मसला होता है कि ट्रेनिंग, अगर हम लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट लेवल पे बात करें, जो जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए उसको लेकर। और दूसरा ये कि जज जो हैं वो खासतौर पर जो हमारे माननीय जज हैं, जिस तरीके से सतीश सर कह रहे हैं कि जो लॉ है उस लॉ को इंटरप्रेट करते हुए उसके दायरे में रहकर आप किसी फैसले को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी एक वर्ग, किसी भी एक फीमेल या महिला, जिसको जो भी आरोपी या मैं कहूँ कि पीड़ित है, उनके खिलाफ न जाता नजर आए कम से कम। नहीं, यहाँ पर आप बिल्कुल सही है। जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का मामला है, तो ये इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और प्रशिक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अटॉर्नी जनरल ने भी उसी बात को कहा है। इसको जितना ज्यादा हम लोग प्रशिक्षण देंगे जजेज को, लोअर जुडिशरी में नए लोग आते हैं, यंग लोग आते हैं, कई बार होता है उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, तो उनको अनुभव नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से वो अपनी सोच के हिसाब से काम करते हैं कई बार। तो इसीलिए जुडिशियल ट्रेनिंग का प्रोविजन है, और नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, वो सारे इस विषय को देखते ही हैं, और उसको और ज्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जहां तक सेंसिटाइजेशन का बात है, तो मेरा केवल जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को पूरी तरीके से समाज के हर वर्ग के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर वर्ग को देखेंगे तो दूसरे के साथ इंजस्टिस हो जाएगा। आपको सभी को समान रूप से देखना है। केवल महिला है इसलिए हमको महिला की तरफ ही देखना है, अगर ऐसा हम देखने लगेंगे तो फिर हम न्याय नहीं कर पाएंगे। हमको महिला है, महिला की तरफ सद्भावना रखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी आपको जो अनुभव होंगे कि महिलाओं ने झूठी कंप्लेंट्स भी होती हैं, तो एक वो बड़ा विषय होता है। तो उसमें अगर जज केवल महिलाओं की बात सुनेगा और केवल महिलाओं के प्रति सेंसिटिव रहेगा तो शायद न्याय नहीं कर पाएगा। तो उसको न्याय करने के लिए समाज के हर वर्ग के प्रति समान रूप से सेंसिटिव होना चाहिए। जी बिल्कुल। सतीश सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं कहना चाहता कि देखिए, बात तो इनकी सही है कि भाई महिला को ही वो नहीं है, जो फैक्ट्स हैं केस के, उस फैक्ट्स पे डिसाइड करो ना केस को। आप बिल्कुल उसको फैक्ट्स पे डिसाइड करो, उसमें जेंडर की देखने की जरूरत नहीं है, कास्ट देखने की जरूरत नहीं है, रिलीजन देखने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने लॉ में सब इक्वल हैं, तो जो उसके अंदर फैक्ट्स आते हैं उसी पे कीजिए ना। यहाँ जो मसला था, जो आप बात कर रहे थे, वो कर रहे थे बेल की, इंटरिम बेल की जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे। बेल इज ए डिस्क्रिशन, लेकिन वो डिस्क्रिशन कैसे अप्लाई होगा, वो जो है बेस्ड ऑन द लीगल प्रिंसिपल होगा ना।
इन नॉट एन आर्बिट्ररी मैनर कि भाई आज हम समाज को सुधार देंगे। और जैसे मैंने कहा कि हैबिचुअल ऑफेंडर तो हमेशा से जो है इन चीजों को अवॉइड ही करते हैं, सुधारने राइट से सर। थोड़ी सुधरता है कोई। तालिश, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में हम जब देखते हैं, क्योंकि और कई सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों से ली हुई हैं, लेकिन जब न्याय के नज़रिए से देखें इसी तरह के मसलों में मैं देख रहा था कि कई देशों में जो हमारे जज होते हैं उनको हटा तक दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पर, और ये कोई ऐसा नहीं कि अपवाद के तौर पर होता हो, काफ़ी ज़्यादा संख्या ऐसी नज़र आती है जब हम दुनिया के आंकड़ों को देखते हैं। आपके नज़रिए से और जो अनीश साहब कह रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्ट और लॉ के लिहाज से अदालतें आगे बढ़ें और माननीय जज उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्या रास्ता और जिसमें ऐड ऑन करके इसको ज़्यादा मजबूत एक बेहतर विकल्प के तौर पर हम कर सकते हैं? जी, तो मैं इसमें 2 चीज़ लेकर के आऊँगी। एक तो ये है कि मिसयूज़ का जब बात होता है कि ये सब चीज़ें मिसयूज़ हो सकती हैं, तो मैं सिर्फ़ ये बताना चाहूँगी सबको कि देखिए मिसयूज़ हर चीज़ का हो सकता है, सिर्फ़ महिलाएँ नहीं करती हैं, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखें कि किस तरह लिया जाता है, तो अगर हम सर का लें सतीश सर का लें, जो आप बता रहे थे रिफॉर्मेटिव और प्रिवेंटिव जस्टिस के बारे में, तो एग्ज़ैक्टली द सेम थ्योरी आप जजेस पे भी लगा लीजिए और उन पे जो लोअर जुडिशरी है उनको भी देख लीजिए कि भई उनको रिफॉर्म करने के लिए क्या करना है, उसमें जो है जो ट्रेनिंग्स की बात हुई है वो बहुत जरूरी है। और उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, जी ये जरूरी है कि उनको भी पता होना चाहिए कि जितने भी उनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है दैट आर गोइंग टू बी स्क्रूटनाइज्ड। बट उससे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो अगर हम जाएं जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पे, मैं फिर आपको थोड़ा सा गौर लेकर के जाऊंगी वहां पे कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो डेटरेंट है आज वो इस देश में, वो इसका है कि सालों साल बीत जाते हैं, कोई बचपने में गया लड़कपन में घुसता है और निकलते निकलते उसकी बुजुर्गवार हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बताए गए थे और जो सजेस्ट किया गया था उसका सेटअप हो। और अगर देखा जाए तो उसके लिए जो है फंड भी तैयार हुए थे, सारा वो सब हुआ था उसके लिए निर्भया के बाद, लेकिन काफी इस पे जो विचार चल रहे हैं, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इतनी जल्दी सेटअप हो पाए। कुछ कुछ जगहों में हुए हैं, तो अक्रॉस इंडिया इसको सेटअप करना है, क्योंकि यही एक चीज है जब लोगों को पता चलेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो उसमें आपका जो है सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस रहेगा, और सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज ऑफ टू प्रिवेंट क्राइम। उसके अलावा जब आप जजेस के सिस्टम पे देखते हैं तो उनका इंटरनल सिस्टम वैसे भी है और वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन एट सर्टेन लेवल उनका जो ट्रेनिंग हो रहा है वो कहीं पे कम रह जा रहा है, क्योंकि अगर वो घुसे थे जिन जज साहब ने ये पास किया है, उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि उनके हिसाब से वो जरूर जस्टिस डिलीवर कर रहे थे, वो किसी ना किसी तरह से एक प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजी में लेकर के आ रहे थे। तो वो रिपीटेड ट्रेनिंग है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये सोशल होती हैं, इनमें काफी पढ़ाई होती है, जेंडर स्टडीज होती है, तो उसको बड़ा सीरियसली लिया जाए तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़े ही दिनों में ये जो आपकी एक सोच है इन जजेस का, जिस तरह का जजमेंट्स आ रहा है, ये बदल दिया जाएगा। और इसीलिए शायद हमारे माननीय न्यायालय ने इसी बात पे फिर से मंगाए हैं कमेंट्स, तो उनका देखना पड़ेगा कि वो क्या अब इसके तहत जो है एक आगे पहल करते हैं इसके लिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सभी पक्षों से इस पर नोट मांगा है, उनकी जवाब मांगे, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इस पर देखेंगे किस तरीके से जो हमारी अदालतें हैं वो जेंडर सेंसिटिव हों और जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करें, ना कि एक्ट को। और रिग्रेसिव पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको लेकर भी जो सलाह है वो बहुत महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट की। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, और इस पूरे मसले पर आपकी राय जो आपने जाहिर की हमारे दर्शकों को बताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज इतना ही।